आज का टॉपिक है गॉल स्टोन। गॉल स्टोन का जब पेशेंट आता है हमारी ओपीडी में तो हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए, कैसे पेशेंट को मैनेज करना चाहिए, मैनेज पेशेंट को मैनेज करने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे इन्वेस्टिगेशन कराना चाहिए, हम ये सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पेशेंट जब भी ओपीडी में आता है, गॉल स्टोन का पेशेंट जब भी ओपीडी में आता है तो बेसिकली उसको राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन होता है। साथ में पेशेंट को फीवर होता है और अगर हम इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो उसका WBC काउंट बढ़ा हुआ होता है, जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसी को बोलते हैं ट्रायड ट्रायड ऑफ एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। ट्रायड ऑफ एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस होता है। तो अगर कोई भी पेशेंट ओपीडी में पेन के साथ आ रहा है, फीवर और WBC काउंट बढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले हम उसका इन्वेस्टिगेशन कराएंगे अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में हम ये देखते हैं कि पेशेंट का बिलियरी कैल्कुलाई है कि नहीं। बिलियरी कैल्कुलाई के बारे में हमें अल्ट्रासाउंड बता देता है। फिर हमें ये भी पता चल जाता है कि गॉल ब्लैडर और CBD का साइज़ कितना है। CBD जो कि कॉमन बाइल डक्ट है, उसका साइज़ कितना है, ये अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है। जो अल्ट्रासाउंड इन्वेस्टिगेशन है, सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन वही होता है और यही इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। यहाँ पे जब भी गॉल ब्लैडर का पेशेंट एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में आता है, जिसमें कि हमने बात किया, जिसमें पेशेंट को पेन होगा, फीवर होगा और काउंट बढ़ा रहेगा, ऐसे केसेस में हमें CT नहीं कराना होता है। CT हमें जो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन होता है जो कि गॉल ब्लैडर के लिए होता है, अगर हमें स्टोन डिटेक्ट करना है तो सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन हमारा अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड पेशेंट को अल्ट्रासाउंड कराते समय हम कई बार देखेंगे कि जब अल्ट्रासाउंड जो रेडियोलॉजिस्ट कर रहा होता है, जब अल्ट्रासाउंड का प्रोब अगर पेशेंट लेटा हुआ है और अल्ट्रासाउंड का प्रोब अगर हम राइट साइड में दबाएंगे पेशेंट को तो दर्द होगा, तो इसको मर्फी साइन बोलते हैं। एक ये भी मर्फी साइन होता है जिसको रेडियोलॉजिकल मर्फी साइन बोलते हैं। दूसरा, अगर हम क्लिनिकली एग्जामिन करेंगे पेशेंट को और राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में कंप्रेस करेंगे पेशेंट को, तो पेशेंट को इंस्पायरेटरी अरेस्ट होगा। जब पेशेंट को बोलेंगे सांस अंदर लो, सांस अंदर लेगा तो पेशेंट को इंस्पायरेटरी अरेस्ट होगा। मेन वर्ड है इंस्पायरेटरी अरेस्ट। एग्जाम में यही पूछता है इंस्पायरेटरी अरेस्ट होगा या एक्सपायरेटरी अरेस्ट, तो ये जानना जरूरी है। इंस्पायरेटरी अगर अरेस्ट हो रहा है पेशेंट को राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में, डीप पैल्पेशन पे, राइट अपर क्वाड्रेंट में, तो इस साइन को बोलते हैं मर्फी साइन। इसका दूसरा नाम है NAUNYN, नाउनिन साइन। नाउनिन साइन भी बोलते हैं इसको। अब जब भी ऐसा पेशेंट आएगा तो हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे। अल्ट्रासाउंड कराने का मेन टारगेट क्या होता है, हमें ये जानना होता है कि गॉल ब्लैडर में क्या पैथोलॉजी है, कोई इन्फ्लेमेशन है या नहीं है, पेशेंट को बिलियरी कैल्कुलाई है कि नहीं है, या बिलियरी ट्री में कोई स्टोन है कि नहीं है। प्लस हमें ये भी पता चल जाता है कि गॉल ब्लैडर वॉल की थिकनेस कितनी है। गॉल ब्लैडर वॉल की थिकनेस भी पता चल जाता है। अब ख़ास बात ये होती है कि अगर ये जैसे गॉल ब्लैडर है, अगर इसमें ये स्टोन है तो अगर स्टोन होगा तो स्टोन के पीछे हमें ब्लैक काला काला दिखाई देता है। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में जब भी हम देखेंगे तो अगर ये काला दिख रहा है तो इसको बोलते हैं वॉल इको शैडो। अगर पॉलिप होगा तो ये हमें चमकता हुआ दिखेगा, वाइट दिखेगा, इसको बोलते हैं वॉल इको इन्हेंसमेंट। इसलिए कभी कंफ्यूज नहीं करना है, वॉल इको शैडो है या वॉल इको इन्हेंसमेंट। अगर वॉल इको शैडो है तो स्टोन होगा, अगर वॉल इको इन्हेंसमेंट है तो पॉलिप होगा। फिर अब बात आती है हाइडा स्कैन कब कराते हैं या OCG कब कराते हैं। हाइडा स्कैन बेसिकली पुराना टेस्ट है जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। गोल्ड स्टैंडर्ड, अगर आपने किसी भी पेशेंट का अल्ट्रासाउंड किया है, अल्ट्रासाउंड के बाद अगर रिपोर्ट्स इनकन्क्लूसिव आ रही है तो हम हाइडा स्कैन प्रेफर करते हैं। हाइडा स्कैन में होता क्या है, पेशेंट को हम
ओरली रेडियो लेबल्ड टेक्नीशियम 99 एम का यूज़ करते हैं। ओरली पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं या ओरली भी दे सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग जब पेशेंट को देते हैं तो टेक्नीशियम 99 जो कि लिवर में रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स होती हैं उनके द्वारा अपटेक किया जाता है। अपटेक करने के बाद इसको सीक्रेट होती है बाइल में। बाइल फाइनली गॉल ब्लैडर में जाकर कंसंट्रेट होती है। इस पूरे प्रोसीजर बाइल लीवर के अपटेक से गॉल ब्लैडर में कंसंट्रेशन तक पूरा ऑलमोस्ट 30 मिनट लगता है। 30 मिनट लगता है। फिर गॉल ब्लैडर से बाइल जो है बाउल में चली जाएगी। बाउल में अनदर 30 मिनट, तो टोटल 1 आवर। अगर हमने इंजेक्शन दिया, इंजेक्शन देने के बाद अगर आधे घंटे के अंदर विजुलाइज हो गया गॉल ब्लैडर अगर दिख रहा है तो इसका मतलब पूरा पाथवे सही है, पाथवे सही है और इसमें कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं है। बट अगर गॉल ब्लैडर विजुलाइज नहीं हुआ तो इट मीन्स कि यहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन है, जिसकी वजह से जो डाई है या हाइडाई स्कैन जो हम लोग कर रहे हैं वो गॉल ब्लैडर में नहीं पहुँच पा रहा है। तो इसका मतलब पेशेंट को क्या है, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। अब हम जब 30 मिनट्स बाद देखेंगे तो 30 मिनट्स बाद ऑलमोस्ट डाई देने के 1 घंटे बाद 30 मिनट्स टू गॉल ब्लैडर, 30 मिनट्स टू बाउल। तो अगर हमें बाउल देखना है कि आगे का रास्ता पूरा सही है कि नहीं, तो हम 1 घंटे बाद फिल्म को देखेंगे आफ्टर 1 आवर। अगर डाई बाउल में पहुंच जा रही है तो पूरा पाथवे इंटैक्ट है और कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। ये होता है हाइडाई स्कैन। नाउ अगला जो बहुत ही एक पुराना मेथड है जिसको बोलते हैं OCG या ओरल कोलिसिस्टोग्राफी या ग्राहम्स कोली टेस्ट। ग्राहम कोली टेस्ट में सिंपल होता है, इसमें ओरल डाई पेशेंट को देते हैं। ओरल डाई में देने के बाद डाई बाउल में पहुंचता है। बाउल में पहुंचने के बाद यहाँ से लीवर में अपटेक होता है। लीवर में अपटेक होने के बाद बाइल गॉल ब्लैडर में जाता है, वहाँ पे कंसंट्रेट होता है। इस अगर इसमें से कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो बाई चांस जैसे इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम है, पेशेंट का ऑपरेशन हुआ है, या पेशेंट को ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस है, या पेशेंट का हेपेटिक फेलियर है, तो इस पूरे प्रोसीजर में ये टेस्ट नहीं करना चाहिए, तब कोई फ़ायदा नहीं है। हमें बेसिकली स्टेट से ये पता चलता है कि रास्ता इंटैक्ट है कि नहीं, ये वाला रास्ता इंटैक्ट है कि नहीं, ये चीज़ है। तो अगर इसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, लीवर जो है फंक्शनिंग होना चाहिए। लीवर शुड बी फंक्शनिंग एंड गॉल ब्लैडर शुड बी फंक्शनिंग। लीवर और गॉल ब्लैडर फंक्शनिंग होंगे तभी ये टेस्ट सही है। अब इसमें बेसिकली यही क्वेश्चन पूछता है कि ओरल कोलिसिस्टोग्राफी कब नहीं करते हैं। ओरल कोलिसिस्टोग्राफी तब नहीं करेंगे जब इंटेस्टाइनल माल एब्जॉर्प्शन होगा, पेशेंट को वॉमिटिंग होगा, या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो सकता है, या हेपेटिक फेलियर हो सकता है। इस केसेस में हमें ओरल कोलिसिस्टोग्राफी नहीं करना चाहिए। फिर हमें दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि हमें गॉल ब्लैडर को देखने के लिए सक्सेसफुल विजुअलाइजेशन अगर गॉल ब्लैडर देखना है तो कौन कौन से फैक्टर होंगे जिस पे डिपेंड करेगा। सबसे पहला फैक्टर कि लीवर में ब्लड फ्लो हो रहा है कि नहीं। पोर्टल सिस्टम के थ्रू ब्लड फ्लो इंटेस्टाइन से ले जाएगा। अगर ब्लड फ्लो अच्छे से हो रहा है तो गॉल ब्लैडर में अच्छे से आएगा, क्योंकि फाइनली लीवर में अपटेक होने के बाद गॉल ब्लैडर में आना होता है। अगर ब्लड फ्लो अच्छा हो रहा है तो डाई, इसका मतलब लीवर फंक्शनिंग होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा, गॉल ब्लैडर जो है वो भी फंक्शनिंग होना चाहिए, उसको कंसंट्रेट करेगा तभी एक्सरे में वो दिखेगा, इसलिए गॉल ब्लैडर की कंसंट्रेटिंग एबिलिटी होना चाहिए। तीसरा, ये जो सिस्टम है, सिस्टम पूरा हेपेटिक डक्ट सिस्टम है, ये पूरा इंटैक्ट होना चाहिए, पेटेंट होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें तभी इस टेस्ट को करने का फ़ायदा है। अब अगला क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई भी पेशेंट आए तो OCG टेस्ट में कौन सा डाई यूज़ करते हैं। OCG टेस्ट में डाई यूज़ करते हैं आइपोनोइक एसिड। जबकि अगर हम लोग पूछा जाए IV, अगर हम लोग CVD को देख रहे हैं तो जिसको बोलते हैं कोलेंजियोग्राफी, IV कोलेंजियोग्राफी कर रहे हैं
तो कौन सा डाई यूज़ होगा? तो इसका आंसर होगा व्हीली ग्राफिन। अब ऐसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट क्या होता है? मेडिकल ट्रीटमेंट कब करेंगे, कब हम सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे, ये सब चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेशन, जो रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन होता है हमें कराना होता है। रूटीन में आपका CBC, KFT, LFT और RBS ये सब आता है। बेसिकली CBC में हमें ये देखना होता है कि पेशेंट का WBC काउंट बढ़ा है या नहीं है। अगर WBC काउंट बढ़ा होता है तो इसका मतलब पेशेंट को एक्यूट इन्फेक्शन है, और उस हिसाब से हम कंजर्वेटिव या सर्जरी प्लान करेंगे। और या तो हम टोक्यो गाइडलाइंस यूज़ कर सकते हैं फॉर मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स। सबसे पहले आ जाए मेडिकल मैनेजमेंट किस में करना है? मेडिकल मैनेजमेंट के लिए हमारे पास गॉल ब्लैडर, जो बेसिकली अगर गॉल ब्लैडर में कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है, और स्टोन का साइज़ 1 सेंटीमीटर से छोटा है, तो हम पेशेंट को गॉल ब्लैडर के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। गॉल ब्लैडर मैनेजमेंट जो है मेडिकल मैनेजमेंट के लिए सजेस्ट कर सकते हैं, बट ये काफ़ी महंगा पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो ड्रग होती हैं, बेसिकली हम ड्रग की बात करें तो कीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड और दूसरा है अर्सोडीऑक्सीकोलिक एसिड। दोनों काफ़ी कॉस्टली होती हैं, काफ़ी दिनों तक दवा लेना पड़ता है, और रिकरेंस रेट बहुत ज़्यादा होता है। कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी नहीं है। इसलिए सबसे बेस्ट रहता है सर्जिकल मैनेजमेंट में हम पेशेंट का लैब कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है तो। अगर एसिम्टोमेटिक है तो पेशेंट का कैसे मैनेजमेंट करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे।